नमस्कार, राम राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस में इंटरेस्टिंग दोनों होने वाली है। मेरे ख्याल से ना, अगर आपने ये अच्छे से वीडियो देख ली ना लास्ट तक, तो आपको सारी ही ये जो मेथड्स हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये मेथड्स अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आते हैं अपना मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की विधियां। सबसे पहले आप लोगों को पता है, हमने पिछली क्लास में मनोविज्ञान शब्द को ही डिस्कस किया था, है ना। साइकोलॉजी शब्द को डिस्कस किया था कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है और ये दो टुकड़ों से मिलकर बना है, साइक प्लस में लोगस, है ना। दो शब्दों से मिलकर बना है। साइक का मतलब क्या था? साइक का मतलब था सोल, यानी कि आत्मा। और जो आपका लोगस था, इसका मतलब क्या था? स्टडी। तो इन दोनों को मिला के क्या डेफिनेशन बनी थी कि आत्मा की स्टडी करना, स्टडी ऑफ सोल इज कॉल्ड साइकोलॉजी, यानी कि आत्मा की स्टडी करना, आत्मा का अध्ययन करना ही हमारा क्या था? साइकोलॉजी था। उसके बाद इसकी बहुत सारी डेफिनेशन बदलती गई थी। आत्मा से फिर डेफिनेशन कन्वर्ट हो गई थी किस पर? मन पर। मन से फिर कन्वर्ट हो गई थी चेतना पर। और चेतना से जो लास्ट एंड फाइनल बनी थी जो हमारी डेफिनेशन, वो क्या थी? व्यवहार की, है ना। मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं, मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो चुका था हमारा। अब हम आगे पढ़ते हैं आज इसके मेथड देखिए। अच्छा, किसी भी इंसान के मन को हम अनेक तरीकों से पढ़ सकते हैं, है ना। अलग अलग मेथड हो सकते हैं। किसी भी, जैसे आप सब्जी बनाते हो, अलग अलग तरीकों से सब्जी बना सकते हो ना, वैसे किसी भी इंसान के मन को पढ़ने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। तो आज उन्हीं सारे मेथड्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की विधियां भी लिखा हुआ आ सकता है, या इन्हीं विधियों का हम क्या करेंगे? शिक्षा में यूज करेंगे, एजुकेशन देने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा में मनोविज्ञान की विधियां भी लिखा हुआ आ सकता है। तो देखिए कैसे होता है। किसी भी इंसान के मन का अध्ययन करना है, या तो क्या है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो उसको ऑब्जर्व करके देखते रहेंगे, है ना, उसके व्यवहार को देखते रहेंगे कि अच्छा ये कैसे क्या काम कर रहा है। वहीं से हम, होता है ना, किसी इंसान को देख के हम बहुत कुछ इरादा लगा लेते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो या तो आप ऑब्जर्व करो उसको, ठीक है, देखते रहो, ऑब्जर्व करो। और दूसरा, आप एक्सपोजिशन करके, यानी कि विवरणात्मक, अगला इंसान हो सकता है आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे, या फिर आप उसके पूरे जीवन के बारे में अच्छे से डाटा निकालो। यानी कि इसमें क्या, पूरा ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत हिस्सा देख के हम नहीं करते, बल्कि इसमें पूरी डिटेल स्टडी होती है। पूरा क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता है। बहुत बड़ी ये स्टडी चलती है। तो आगे बात, हम या तो विवरण करके, पूरा एक्सप्लेनेशन के थ्रू, या फिर किसी इंसान को ऑब्जर्व करके, दो तरीके से हम किसी के क्या कर सकते हैं? मन को पढ़ सकते हैं। ये मोटे तौर पर मैंने बताया है। अब इनके आगे हिस्से करते हैं, जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं ना, उन पर आते हैं हम। जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन हम किसी इंसान के जो ऑब्जर्वेशन है वो तीन तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम खुद का भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप अपने मन को पहचान सकते हो ना, आपके मन में क्या चला हुआ है, आप क्या बनना चाहते हो, आपके मन की जो फीलिंग्स हैं, हर चीज आपको पता होती है, आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, खुद का एनालिसिस करना। दूसरा, एक्सट्रोस्पेक्शन, बाह्य निरीक्षण, आप किसी दूसरे बच्चे का या दूसरे इंसान का आप क्या कर रहे हो? ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, ठीक है, कि दूसरे इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? बाह्य निरीक्षण। डिटेल में करेंगे ये पूरा, कि जैसे आपके पेपर में आते हैं ना, एक बार आप बस ये सुनते जाइए, फटाफट से मैं बता देती हूँ ये कौन कौन सी विधियां, उसके बाद एक एक को डिटेल से करेंगे। थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोग करके, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन है वो तीन तरीके का मैंने बता दिया। एक तो आप खुद का अंदर निरीक्षण करो, आप किसी दूसरे आदमी का निरीक्षण करो, अभी ठीक है, कर लिया। लेकिन जो थर्ड, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। इस ये क्या, बिल्कुल साइंटिफिक होना चाहिए, वैज्ञानिक। तो एक्सपेरिमेंटल यानी कि प्रयोगात्मक विधि हो गई। अब आपकी है एक्सपोजिशन, यानी कि विवरणात्मक। विवरणात्मक इतनी सारे मेथड्स हैं, दिखने में बहुत ज्यादा लग रहे होंगे आपको, लेकिन अगर आपको इनके नाम का ही मतलब पता लग गया ना, समझ लो आपको पूरी की पूरी विधि आ गई है, ठीक है। नाम थोड़े अटपटे लगेंगे कुछ एक केस में। देखिए, पहला है केस हिस्ट्री, जीवन वृत्त। सेकंड है क्लिनिकल, नैदानिक। स्टैटिस्टिकल, सांख्यिकी। डेवलपमेंटल, डेवलप होना यानी कि विकास होना, विकासात्मक। साइको एनालिटिकल, मनोविश्लेषणात्मक। ये मैंने अभी कराया है फ्राइड का, जो इससे पहले की वीडियो, साइकोलॉजी से पहले की वीडियो करवा रखी है, मनोविश्लेषणात्मक। साइकोफिजिकल, मनोदैहिक। कंपेरेटिव, तुलना करना, कंपेयर करना।
इंटरव्यू, इंटरव्यू के द्वारा भी हम बहुत कुछ बातें पता लगा सकते हैं ना, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करके। रैंकिंग मेथड, रैंक के हिसाब से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटी। रेटिंग मेथड, रेटिंग देकर, रेटिंग विधि से। क्रॉस सेक्शनल मेथड, अनुप्रस्थ काट विधि। लॉन्गिट्यूडिनल मेथड, कालानुक्रमिक विधि। सिक्वेंशियल डिजाइन मेथड, अनुक्रमिक विधि। अब देखना, इन नाम बेशक से आपको थोड़े से अटपटे लगते होंगे, लेकिन ये सारे ना आपके डेली लाइफ के ही वर्ड है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू सारे जब मैं डिटेल से बताऊंगी ना, तो आपको ये लगेगा कि अच्छा इनके नाम ही बस अटपटे थे, लेकिन ये थी बहुत ईजी। अभी यहाँ पर देखिए, 3 तो आपके हो गए ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मेथड कितने हो गए? 3। और जो आपके एक्सपोजिशन है, विवरणात्मक है, वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई ये, यानी कि हम 14 और 3 17, 17 हम क्या करेंगे, मेथड्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपने आते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड पर। ये तीनों हम करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, एक्सट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंटल। चलिए, तो देखिए अपने ऑब्जर्वर मेथड की तीनों विधियां पढ़ते हैं। पहली विधि हमारी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, अगली एक्सट्रोस्पेक्शन, और थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए, जो पहले सबका नाम से ही आपका हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू आराम से समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहली हमारी अंतर्दर्शन विधि बोल दो या इंट्रोस्पेक्शन मेथड बोल दो। देखिए, जो इंट्रो का मतलब होता है ना, इंट्रोस्पेक्शन को 2 वर्ड में अगर हम तोड़े, इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रो का मतलब क्या होता है? विद इन, अपने अंदर, और स्पेक्शन का मतलब होता है देखना, लुकिंग। ठीक है ना। देखिए, इंट्रो का मतलब क्या होता है? अपने अंदर, विद इन, खुद के अंदर, और स्पेक्शन का मतलब क्या होता है? स्पेक्शन यानी कि लुकिंग, देखना, आपको अपने ही अंदर देखना है। ठीक है, नाम से आपको पता लग गया होगा। तो देखिए, जब हम खुद का एनालिसिस खुद करते हैं, तो वहां पर कौन सी विधि होती है हमारी? इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है, अंतर्दर्शन विधि होती है। आपको ने देखा होगा, जो ऋषि मुनि होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का ही यूज करते हैं। ये सबसे पुराना मेथड है। ठीक है, ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे पुरानी ये विधि है। इसमें हम क्या करते हैं? सेल्फ अवेयर, खुद को हम क्या, खुद को पहचानते हैं, खुद का एनालिसिस खुद करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स वगैरह है उसको हम खुद एनालिसिस करते हैं। ये क्या है? सब्जेक्टिव मेथड है। सब्जेक्टिव मेथड यानी कि हिंदी में बोलूं तो व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक ये विधि है। व्यक्तिपरक का मतलब क्या है? इसमें जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो भी हम हैं, और जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो भी हम हैं। ठीक है, यानी कि खुद ही हम हैं जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और एनालिसिस करने वाले भी हम खुद हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है व्यक्तिपरक विधि, इसको बोला जाता है। जनक इसके कौन थे? जनक इसके थे विलियम वुंट, और उसके शिष्य जो थे टिचनर। ठीक है, तीनों पॉइंट्स आपके हो गए होंगे क्लियर। अब आते हैं मेंटल स्टेट पर। देखिए, जब भी आप कोई गाना सुनते हो, कोई कविता सुनते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? आपके जो मन की दशा है, मान लीजिए आपने कोई इमोशनली सॉन्ग सुन लिया, तो आप उसके अंदर क्या हो जाते हो? सैड हो जाते हो इमोशनली सॉन्ग सुनकर। ठीक है, या आपने कुछ एनर्जेटिक सॉन्ग सुन लिया, मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लिया, तो जो आपकी मेंटल स्टेट होगी, मन की जो दिशा होगी, वो क्या हो जाएगी? एक तरीके से मोटिवेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, हमारी जो मनोदशा होती है, मेंटल स्टेट होती है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जैसा भी हम फील करेंगे अंदर से, हमारे मन की जो स्थिति है वैसे ही हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि जो कविता है, कोई बच्चा है, कविता सुनकर उसके मन के भाव में बदलाव हो गया, तो बताइए ये कौन सी विधि है? तो इंट्रोस्पेक्शन है। ठीक है, या जैसे इसका एक और एग्जांपल मैं बताऊं, बच्चे क्या करते हैं, या कोई भी इंसान है, डायरी वगैरह लिखता है। डायरी में क्या लिखता है? अपने मन के भाव लिखते हैं, अपने फीलिंग्स। कई होते हैं ना जो डेली बेसिस पर अपनी डायरी लिखते हैं कि आज ये हुआ, आज वहां पर गए, आज उसकी बात अच्छी लगी, बुरी लगी, तो उसमें क्या आता है? फीलिंग्स होती है अपनी, है ना। तो ये जो डायरी लेखन भी किस में आता है? हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड में आता है। क्लियर है ये वाली बात यहाँ तक? अब चलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन। एक्सट्रो यानी कि बाहर, एक्सट्रो का मतलब क्या होता है? बाहर। स्पेक्शन यानी कि झांकना। अब आपको बाहर झांकना है, बाहर कहाँ पर जाना, झांकना है, यानी कि जो आपकी सराउंडिंग है ना, उसमें आपको ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप क्या करेंगे? टीचर बनकर आप बच्चों को देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि ये बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, ये इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है, इसका मैथ बहुत अच्छा है। तो वो क्या है? इंटरनली नहीं बता रहा आपको, लेकिन आप उसको बाहरी तौर पर देखते रहे हो।
कि हाँ ये बच्चा इस चीज में ठीक है, इस चीज में ये चीज इसकी अच्छी नहीं है, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रोस्पेक्शन, यानी कि बहिर्दर्शन, बाहर के दर्शन, बाहरी रूप से देखना। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको बोला जाता है निरीक्षण विधि। हिंदी में अलग अलग नाम हो जाते हैं, देखिए हिंदी में एक तरीके से पर्यायवाची लगा लीजिए, ये निरीक्षण करना, ठीक है, प्रेक्षण करना, बहिर्दर्शन, व्यवहारवादी। बहिर्दर्शन का मैंने बता दिया कि बाहरी रूप से आपको दर्शन करने हैं, बाहरी रूप में देखने। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है, देखना। अब यहाँ पर है ना प्रेक्षण, एक होता है प्रक्षेपण और एक होता है प्रेक्षण, इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर मैंने प्रेक्षण लिखा है हिंदी में, यह प्रक्षेपण विधि व्यक्तिगत विधि है, यहाँ पर मैंने लिखा प्रेक्षण। निरीक्षण विधि ऑब्जर्व करना, ठीक है, आप किसी बच्चे की कॉपी का ऑब्जर्व कर रहे हो, या कोई बच्चा प्लेग्राउंड में खेल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लीजिए कोई बच्चा प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसकी बैटिंग अच्छी है, इसकी बॉलिंग अच्छी है, इसकी ये कैच अच्छा करता है, ये फील्डिंग अच्छी करता है, तो वो क्या होता है आपके निरीक्षण बोल दो, ऑब्जर्व बोल दो। ठीक है, अब व्यवहारवादी, हम क्या करते हैं इसमें बच्चे के व्यवहार को देखते हैं, ठीक है, इसलिए इस विधि को व्यवहारवादी भी बोला जाता है। एक और नाम है वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ है जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है, देखिए वस्तुनिष्ठ का मैं बिल्कुल मोटे तौर पर बोल लूं तो ये होता है कि आप पक्षपात नहीं करेंगे, अनबायस्ड होता है। वस्तुनिष्ठ क्या होता है, अनबायस्ड आप बोल दो, या फिर क्या होता है फैक्ट पर बेस्ड। जैसे मान लीजिए इंट्रोस्पेक्शन में तो क्या होता है, जब भी आप मान लीजिए डायरी लिखते हो या कुछ भी लिखते हो, तो जो आपके अंदर की फीलिंग्स होती है, जैसा आपका माइंड होता है, जैसी आपकी फीलिंग्स होती है, जैसा आपका नेचर होता है, वो कई सारी चीजें उसके अंदर क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती हैं। लेकिन एक्सट्रोस्पेक्शन में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके अंदर जो भी चल रहा है वो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या करेगा, आपको अनबायस्ड बिना किसी पक्षपात के क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, आपको देखेगा। ठीक है, अच्छा अब ऑब्जर्व भी दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप नेचुरली कर सकते हो और एक आप यानी कि एक तो आप अनकंट्रोल और एक आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कंट्रोल। देखिए नेचुरल क्या होता है, नेचुरल बोल दो, अनकंट्रोल्ड बोल दो, इनफॉर्मल बोल दो। क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है, बच्चा अपना नेचुरली खेल रहा है, उस पर किसी चीज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, जो कोच है वो उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर वहीं पर हम मान लीजिए कुछ कंडीशन लगा दें, जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल के अंदर ऊपर से कोई चेकिंग करने वाला आ रहा है, एसटीएम वगैरह, तो प्रिंसिपल ने बोल दिया सारे टीचर को कि भी अपने रजिस्टर वगैरह, बच्चों की कॉपी वगैरह अच्छे से तैयार रखो, एसडीएम आएंगे ऊपर से। तो वो क्या सिचुएशन क्या हो गई, कंट्रोल हो गई, वो नेचुरल नहीं रही, आपको पहले से पता है, आप प्री प्लान हो, उस चीज का ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं फॉर्मल, औपचारिक बोल दो, ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है एक तरीके से। तो आई बात समझिए, आप ऑब्जर्व दो तरीके से कर सकते हैं, किसी बच्चे को नेचुरली, उसको पता ही नहीं है, वो नेचुरली अपना जो कुछ कर रहा है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड और इनफॉर्मल, ये इसके अलग अलग नाम है। प्राकृतिक बोल दो, और अनकंट्रोल्ड जिसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से बांध के नहीं रखना, और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। ऑब्जेक्टिव जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य हो, कंट्रोल इसको बोल सकते हो, ठीक है, नियंत्रित, कंट्रोल को बोलते हैं नियंत्रित, और अनकंट्रोल को बोलते हैं अनियंत्रित, प्रॉपर हिंदी में वर्ड, ठीक है, और फॉर्मल आपका क्या होता है, औपचारिक। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको आई होगी समझ में, भी बता दी है। अब जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रयोगात्मक विधि। देखिए आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा, आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। मान लीजिए आप क्या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अब तक देखिए या आपने खुद से लिख दिया या आपने दूसरे को ऑब्जर्व करके लिख दिया, लेकिन अब हम बिल्कुल साइंटिफिक वे में चलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मनोविज्ञान था वो वुंट ने क्या कर दिया था, बिल्कुल साइंटिफिक बना दिया था। और आपको पता है विज्ञान में क्या होता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो इसीलिए साइकोलॉजी में क्या, अब हम एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज करेंगे। ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। हम इसमें ना तो हम आपकी बात मानेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, ना हम दूसरे की बात मानेंगे कि दूसरा आपको देख के क्या बोल रहा है। अब हम सुनेंगे, समझेंगे और उसको क्या करेंगे, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करेंगे। पहले मैं इसका एक उदाहरण देती हूँ, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी कि मैंने लिख क्या रखा है, ऐसे समझ में नहीं आएंगी। मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि कोई इंसान है वो 2-3 दिन क्या 4-4 घंटे की नींद ले रहा है, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं, हम उसको कुछ मान लीजिए हमने उसको क्या 100 सिनोनिम्स याद करवाए, हम देखना चाहते हैं कि उसकी नींद को हमने कम कर दिया है, ठीक है, पहले उसको वो अच्छे से याद थे, तो हम उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अगर वो कम नींद ले रहा है तो क्या उसको सारे के सारे याद रहते हैं,
क्या उसका जो दिमाग है वो ठीक, मतलब बिल्कुल फ्रेश माइंड होता है, क्या वैसे ही काम कर रहा है, ये हम इसका प्रभाव देखना चाहते हैं। तो पहली बात तो इसमें मैंने एक चीज जिक्र की कि कारण, ठीक है, कारण क्या था कि नींद कम लेना, और उसका हम देखना चाहते हैं प्रभाव कि नींद कम लेने का जो कारण था उसका प्रभाव क्या पड़ा। अब यहाँ पर दो चीजें उभर कर आई। पहली बात तो आपको कारण आ गया समझे, कॉज इफेक्ट, दो की यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे, वे मैं सारी चीज बताऊंगी जो इससे रिलेटेड आपके पेपर में आएंगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। आइए बात सुनिए, अब हम कोज करेंगे और इफेक्ट करेंगे, यानी कि कारण, अगर आप किसी कारण से नींद कम ले पा रहे हो, ठीक है, कारण हो गया, उसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, उसका प्रभाव इफेक्ट क्या निकल के आएगा, इन दो चीजों की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर कोज मैंने लिख दिया, कोज के आगे मैंने लिखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या स्वतंत्र है। आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो, आप ज्यादा भी कर सकते हो, आप खुद डिपेंड, मतलब खुद अपने ऊपर क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आपकी मर्जी, आप 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की, ठीक है, ले सकते हो, ये आपके हाथ में है, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो, इसके लिए आप स्वतंत्र हो, लेकिन जो रिजल्ट इसके निकल के आएंगे ना वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, वो क्या आपके हाथ में नहीं है, वो क्या है, डिपेंड है, वो डिपेंड करेगा किस पर, इस चीज पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, आप मान लीजिए मैंने आपको 100 सिनोनिम्स याद करवाए थे, आपने नींद ली कम, ठीक है, 4 घंटे की आपने नींद ली, वो आपकी मर्जी थी, इसके लिए आप स्वतंत्र थे, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आए ना वो स्वतंत्र नहीं थे, वो ऑटोमेटिक हो रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड है किस चीज के ऊपर, इस कारण के ऊपर, ठीक है, जो प्रभाव है ना, ये जो आपका रिजल्ट निकल के आया है, ये क्यों निकल के आया है, क्योंकि इसका एक कारण था, और कारण क्या था, नींद कम लेना। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लिखा इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये मैंने लिखा इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल आपको पता होगा, वेरिएबल को क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील, है ना। जैसे आप मैथ में मान लेते थे ना कोई भी वैल्यू, कि सपोज करो ये x है, सपोज करो ये y है, या सपोज करो ये 100 है, तो वही तो अपने वेरिएबल होते थे ना, x y z, जो परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है, जो परिवर्तनशील है, ठीक है। देखो वेरी का मतलब भी क्या होता है, चेंज, और एबल योग्य, जो चेंज होने के योग्य है। अब यहाँ पे जो कारण है ना, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत है नहीं, वैसे यहाँ पर वेरिएबल के बारे में सिर्फ एक शब्द आपको याद करना ही पड़ेगा, ये कि एक इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए आप क्या, स्वतंत्र हो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी अपनी समस्या वगैरह ले सकते हो, वो आपका कारण होगा। और डिपेंड, ये डिपेंड करेगा क्या, किसके ऊपर, इस चीज के ऊपर, इसका जो प्रभाव आएगा ना, इस कारण का जो प्रभाव निकल कर आएगा वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं पराश्रित बोल दो या डिपेंडेंट बोल दो, ठीक है, ये पराश्रित है, दूसरे पर आश्रित है ये, ठीक है, इस वाली चीज पर आश्रित है ये। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आपको हुए होंगे क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्रयोगात्मक विधि में परिकल्पना को साइंटिफिक बनाएंगे। अब हाइपोथेसिस लिखा मैंने, परिकल्पना, परिकल्पना क्या होता है, एक तरीके से एजुकेटेड गैस होता है, जैसे आप कोई चीज गैस नहीं कर लेते हो कि इसका ये हो सकता है, अलग अलग आप लॉजिक लगाते हो, तो लॉजिक ना थोड़े ढंग के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हाथ में कुछ भी नहीं होने, ठीक है। तो इसलिए इसको हाइपोथेसिस लिखा है, परिकल्पना, क्या आपको कल्पना करनी है, लेकिन कैसे करनी है, जिसका कुछ संबंध हो उस वाली समस्या से, चाहे कोई भी समस्या का समाधान कर रहे हो तो उसका क्या कुछ संबंध होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, परिकल्पना को बिल्कुल साइंटिफिक बनाओगे। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पर। यहाँ पर मैंने बात की है वेरिएबल की, तो यहीं से हम उठा लेते हैं, ये क्या है, एक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच है, वेयर मैनिपुलेट आपको पता होगा, हेर फेर करना, वन और मोर वेरिएबल टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक तरीके का वैज्ञानिक अप्रोच है, जो क्या करता है, हेर फेर करता है, किसमें, एक या दो चर का किस पर, दूसरे पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये बात हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी बन गई डेफिनेशन। अब ये जो चर होते हैं ना, ये जो ये चर बोल दो, वेरिएबल बोल दो, ये चेंज हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नींद का लिया है, ठीक है। आप स्मोकिंग का भी ले सकते हो, कि कोई आदमी अगर दिन में 10 क्या है सिगरेट पीता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अब सिगरेट पीना तो क्या इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आप उसमें कम ज्यादा कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, लेकिन जो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना वो आपके हाथ में नहीं है, वो लंग्स जितने डैमेज होंगे वो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं, इसमें कोज और इफेक्ट की बात होती है, ठीक है। इसमें हम मैनिपुलेट करते हैं, किसमें, एक या दो चर को ऑब्जर्व करते हैं दूसरे उस पर,
दूसरे चर पर, और चर मैंने बता दिया क्या होते हैं। मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझे, फिर भी नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगी। अब इसमें ना एक एक पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। एक्सपेरिमेंटल मेथड के लिए आपको 6 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आए हैं सीटेट में। ये लगातार है ना ऐसे स्टेप दे देते हैं, इसमें या तो कोई भी स्टेप एक हटा देंगे रोंग, या तो रोंग कर देंगे, या इसमें से एक स्टेप हटा देंगे, मिसिंग कर देंगे। ये स्टेप अगर आप कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको पहली बात तो किस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो चीज तो पता ही होनी चाहिए, ऐसे कैसे एक्सपेरिमेंट करोगे। तो पहले तो आपको प्रॉब्लम का ही पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान आपको करनी है, ठीक है। समस्या की पहचान आपको हो गई, अब उसके ऊपर करना है आपको क्या, एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब क्या करोगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना करोगे आप, यानी कि उसके ऊपर लॉजिक लगाने की कोशिश करोगे, थोड़ा दिमागी तौर पर सोचोगे कि अच्छा इस समस्या के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब क्या करोगे, एजुकेशनल गैस लगाओगे, ठीक है, लॉजिकल गैस लगाओगे कि अच्छा इसके लिए हम ये कर सकते हैं। अब ठीक है, अब आपने वो कर लिया, किसी भी समस्या के लिए अपना दिमाग लड़ा लिया। उसके बाद अब ऐसे नहीं, मान लीजिए इसमें एक तरीके से ऐसे होता, आप घर बना रहे हो, घर के लिए पहले आपको क्या होगा, मान लीजिए आपने पूरा दिमाग लड़ा लिया कि हमने यहाँ पर ये चीज बनानी है, ठीक है। दिमाग लड़ाने के बाद आप क्या करोगे, उसका डिजाइन तो तैयार करोगे ना पहले कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। वैसे आपने पूरा समस्या का पूरा आपने डिजाइन बना लिया दिमाग लगा के कि मुझे इस समस्या को ऐसे ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे सोल्व करना है, डिजाइन आपका हो गया तैयार, ठीक है। डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। फिर आप क्या करोगे, कलेक्टिंग डाटा। आप जहां से कोई भी डाटा अगर आपको मिल सकता है, कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन, कहीं से कुछ भी सूचना उस चीज के बारे में मिल सकती है, आप वो इकट्ठी करोगे। सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद आप उसका रिजल्ट देखोगे कि रिजल्ट क्या आया है। फिर रिजल्ट को आप क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, ठीक है, मूल्यांकन करोगे कि रिजल्ट कैसा उभर के आया है, निष्कर्ष निकालोगे आप, ठीक है। क्या करोगे, देखो 6 स्टेप होंगे। पहले आपको समस्या का पता लगाना है, सबसे पहली बात। समस्या का पता लगाने के बाद आप थोड़ा लॉजिकल उसके ऊपर क्या करोगे, तर्क लगाओगे। तर्क लगा दो, पूरा एक्सपेरिमेंट का डिजाइन तैयार कर दो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जहां से जो भी सूचना आपको मिलती है, सूचना एकत्रित कर लो, डाटा कलेक्ट कर लो, जहां से कुछ भी मिलता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया, अब आपको रिजल्ट देखना है, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। आपको रिजल्ट देखना है, एनालिसिस करना है रिजल्ट का। उसके बाद आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे, निष्कर्ष या मूल्यांकन पर क्या करोगे, पहुंचोगे। आई बात नहीं, ये 6 स्टेप आपको बिल्कुल ऐसे ही याद करने हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आई होंगी। ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेथड है, और जो बाद की है वो मेथड वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।